नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। बहुप्रतीक्षित वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में आज पेश कर दिया गया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों के लिए एक व्हिप जारी किया था और उपस्थित रहने को कहा था। इसके बावजूद 20 से ज़्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के वोटिंग के दरमियान अनुपस्थित थे। अब बीजेपी उनसे जवाब तलब करेगी। व्हिप जारी होने के बाद भी गैर हाजिरी से पार्टी नाराज है। वोटिंग के समय सांसद मौजूद नहीं थे। पार्टी अपने सांसदों को नोटिस देगी, जैसा हमने कहा है। इसके क्या कोई राजनीतिक मायने हैं या फिर ये जो सिर्फ चूक भर है, ये बात वास्तव में अपने आप में पता लगाने वाली है। इससे पहले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश किया। संविधान संशोधन विधेयक है ये। संविधान में संशोधन करके ये व्यवस्था की जाएगी। कानून मंत्री ने लोकसभा में संविधान 129वां जो संशोधन है विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश करने का प्रस्ताव रखा, यानी या यूँ कहे कि पेश किया। चर्चा के बाद शुरुआती दौर में विपक्ष ने मत विभाजन की मांग की। वोटिंग हुई तो 269 वोट सत्ता पक्ष और 198 वोट सदस्य जो सांसद हैं वो विपक्ष के साथ खड़े नजर आए हैं। विधेयक पेश किए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने तीखे हमले किए और इसके बाद हंगामा भी हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में ये बिल पेश किया गया। पहले ही कहा जा रहा था, एक संभावना थी कि ऐसा होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल से होगा क्या, और अगर ये व्यवस्था हो गई वन नेशन वन इलेक्शन यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव फिर से, ये पहले भी कभी थे इस देश में हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई नई बात है, लेकिन जब एक बार फिर से होंगे तो क्या राज्यों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, उनके हक हकूक सुरक्षित रहेगा, और क्या ये जनता के हित में होगा। जैसा कि दलील दी जा रही है कि खर्चा बचाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आराम उसमें हो जाएगा, चुनाव अच्छे तरीके से हो जाएंगे, बहुत सारे दलीलें हैं इसको लेकर। या फिर जैसा विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। तो मंथन में सबसे बड़ा आज यही सवाल कि वन नेशन वन इलेक्शन से वास्तव में फ़ायदा किसको, नुकसान किसको, लेकिन आज चर्चा इसी पर। अब विधेयक को लेकर जो लोकसभा में पेश हुआ है उसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी हैं, कांग्रेस पार्टी की तमाम प्रतिक्रियाएं आई हैं। तो पहले बिल के समर्थन में जो सत्ता पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनते हैं और फिर उसके बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया। स्पीकर सर, विथ योर परमिशन I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024, further to amend the Constitution of India। ये आइटम नंबर 18 में है और आइटम नंबर 19 में जैसे आपने कहा, ऑनरेबल स्पीकर सर, with your permission I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024, further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। ये मैं आपकी अनुमति से आपसे लीव मांग रहा हूं। थैंक यू। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर
अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस नरेंद्र मोदी का विरोध कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू में ही कहा वन नेशन वन इलेक्शन देश की अनिवार्यता है, विकास के लिए है, जिसमें विकसित भारत 2047 तक हो। लेकिन अगर इसकी चर्चा हो तो नहीं, अगर मानती है तो चला जाए पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, वहां हर स्तर पर चर्चा हो। आज मंत्री ने भी कहा, अमित भाई ने भी कहा, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? नहीं, हर स्तर पे चर्चा हो। Phenomenal day for a person like me in Parliament, and possibly for the nation with a population of 150 crores. One nation, one election has been a dream. Now the government and its Prime Minister Modi's vision to save and give a country a cohesive mandate, a day for a cohesive mandate. I think it's a big day for democracy that the bill has been introduced. A fantastic decision. One nation, one election. Date is good. आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है। जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते समर्थन के लिए। मैं सर ये दो जो कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। Anti-constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी, कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. विपक्ष ने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। आम आदमी जो भारत का एक आम नागरिक है उसके विरोधी है और जो भी अधिकार मिलते हैं वो अपने आप में विरोधी है। और चुनाव आयोग की ताकत को लेकर भी एक सवाल इसमें खड़ा किया गया है कि भाई चुनाव आयोग की एक एक्स्ट्रा पावर दे दी गई कि वो जब चाहे तब चुनाव करे, मतलब कोई बाध्यता नहीं है। अभी तक इस तरह का पावर संविधान में चुनाव आयोग को है नहीं, जैसा कि माननीय जो सदस्य हैं लोकसभा के गौरव गोगोई उन्होंने ये बात कही। तो इस बिल के पीछे मंशा सरकार की क्या है? क्या जैसी मंशा सरकार बता रही कि इससे ये सुधारात्मक प्रक्रिया है, चुनाव सुधार के दृष्टिकोण से इसको हम देखें, या फिर ये एक अलग तरीके का ताना बाना है जैसा कि विपक्ष कह रहा है? जेपीसी को जो नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी आसानी से मुद्दों को जेपीसी में नहीं जाने देती, वो अमित शाह कह रहे हैं लोकसभा में कि भाई मोदी जी ने तो कैबिनेट में ही कह दिया था कि इसको जेपीसी में भेजना है।
तो जेपीसी में भेजने की व्यग्रता क्या है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। फिलहाल कांग्रेस के नेता सुमति यादव हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। संजय श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। संजय जी से चर्चा की शुरुआत कर देते हैं। संजय जी, एक निर्छिर विवेकी तरीके से भाई कौन भारत का नागरिक है जो अपने देश का पैसा नहीं बचाना चाहता? कौन ऐसा भारत का नागरिक है जो नहीं चाहता कि भाई चुनाव सुधार हों, अच्छे चुनाव हों, पारदर्शी चुनाव हों? इस बिल को एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष जैसे आशंका जता रहा कि ये तो पूरे समाज का ही विरोधी है, दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, संविधान विरोधी, डेमोक्रेसी का विरोधी, और कह रहे हैं चुनाव आयोग को एक एक्स्ट्रा ताकत दे दी गई है। वो ताकत क्यों दे दी गई है, इस पर भी मुझे लगता चर्चा होनी चाहिए। और इतनी सहजता से नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मामले को कहा कि भाई जेपीसी में ले जाओ, ये बात भी जल्दी समझ में आ नहीं रही किसी के। संजय श्रीवास्तव। जी बिल्कुल, बहुत ही एक तो ज्वलंत मुद्दा था आज का, और आज पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है और इस पर आपने भी मंथन किया है। तो निश्चित तौर पर आप जब मंथन करते हैं तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती भी हैं जी। देखिए, अगर बिल को लेकर बात कही जाए तो ये बहस मेरे ख्याल से पिछले करीब 20-25 सालों से होती आ रही है। जब गैर बीजेपी की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तभी से चर्चा हो रही थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि संघीय ढांचे के साथ साथ जो इतने सारे राज्य हैं और उनके जो चुनाव होते हैं, आप देखिए पिछले कई महीनों से 2 राज्य 2 राज्य 2 राज्य 4 राज्य ऐसे चुनाव हो रहे हैं, और उन चुनावों को कराने में जो खर्च होता है उसको भारत के हर नागरिक को वहन करना पड़ता है जी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बड़ी बहस का मुद्दा था, और इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अमली जामा पहनाया। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि इस बिल के माध्यम से जो चुनाव में आने वाला खर्च है उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। चुनाव आयोग जो बार बार रहता है उसको भी सिर्फ एक राष्ट्र का चुनाव कराना होगा, उसमें लोकसभा और समस्त जितनी भी राज्य की विधानसभाएं हैं उनके चुनाव एक साथ होंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब जो दलीय राजनीति है विपक्ष की, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि वो किस वजह से इसका अपोज कर रहे हो। इसमें जो मीन मेख निकालने वाली बात है वो क्या है, किस तरीके से उनके नफे और नुकसान हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सभी राज्यों, सभी राजनीतिक पार्टियों को ऊपर उठकर सोचना चाहिए, राष्ट्र हित के बारे में सोचना चाहिए, और राष्ट्र हित के बारे में लिए गए निर्णय का समर्थन करना चाहिए। और चुनाव आयोग एक हमेशा से निष्पक्ष एजेंसी रही है, भले उस पर कई राज्यों के चुनावों को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए और एक साथ चुनाव कराने की बहुत बड़ी चुनौती है। ये कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं है। यहाँ 4 राज्य 5 राज्य के जब चुनाव होते हैं तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन जब इस देश में होते हैं तो 7-7 फेज में करानी पड़ती है। विपक्ष संजय जी यही तो सवाल उठा रहा, संजय जी विपक्ष यही तो सवाल उठा रहा कि भाई 1-2 राज्यों में आपकी हालत खराब हो जाती और आप पूरा बयाना लिए ले रहे हो पूरे देश का एक साथ सारी विधानसभाओं को, लोकसभाओं का। वो तो जब तैयारी होगी तो उसका जब तैयारी का एक मेमोरेंडम आएगा कि कैसे होगा, तो निश्चित तौर पर ये भी उसी तरह होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तो पहले पश्चिम में होगा, फिर मध्य में होगा, फिर पूर्वांचल में होगा, फिर दक्षिणांचल में होगा। तो निश्चित तौर पर इसी तरीके से देश के फेज वाइज चुनाव होंगे, और वो हो सकता है 7 की जगह 15 फेज में चुनाव हो। निश्चित तौर पर यह हो सकता है कि 2 से 3 महीने चुनाव की प्रक्रिया ही चले, लेकिन इससे जो फायदे होंगे, आप अन्य देशों में देखिए ना, जहां पे फेडरल सिस्टम है और केंद्रीय संघीय चुनाव होता है, सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहां भी इसी तरह है कि इलेक्टोरल जो स्टेट है वो पहले चुनते हैं, स्टेट से फिर जो है वो फेडरल सिस्टम में चुनते हैं, और उसके बाद जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो निश्चित तौर पर वो जो चुनावी एक प्रक्रिया है वो भारत के जो केंद्रीय चुनाव आयोग है वो उस पर काम करेगा, और काम करने के बाद इन चीजों को सामने लाएगा। तो जब सारी चीजें सामने आ जाएं
तो उसमें विपक्ष को निश्चित तौर पर अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा और चुनाव आयोग के समक्ष भी जो चुनौतियां हैं उसको भी लेकर अगर वो कटघरे में खड़ा करता है और अपने को सुझाव देना चाहता है तो निश्चित तौर पर वो दे। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष को इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए, ये राष्ट्रहित में है। हित में मानते हैं आप, इसे राष्ट्रहित में मानते हैं संजय जी? बिल्कुल, मैं इस बिल को कम से कम मैं राष्ट्रहित में मानता हूं कि कम से कम लोगों का समय बचेगा, पैसा बचेगा। और मैं भारत का नागरिक हूं, 10 बार चुनाव में जाने से अच्छा कि एक बार चुनाव हो, हमारे राज्य का भी हो और केंद्र का भी हो, तो उससे निश्चित तौर पर एक जो सुदृढ़ सरकार है वो भी आएगी, राज्यों में भी और केंद्र में भी, और उससे देश की प्रगति जो हो रही है या देश के जो विकास कार्य है उसको निश्चित तौर पर गति मिलेगी और समय बचेगा और पैसा भी बचेगा। ठीक बात है। कांग्रेस के नेता के पास मैं जाऊंगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। सुमति यादव, वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई इसमें दलीय जो व्यवस्थाएं हैं या जो दलीय या यूँ कहें कि आप एक दलीय चश्मा पहन लेते हैं कि भाई विरोध करने के लिए विरोध करना है। वो कह रहे हैं कि ये बहुत राष्ट्रहित में बहुत अच्छी बात है ये। अब आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं हैं, वो आप ही जाने, इसमें क्या खराबी है? भारत एक ऐसा देश है जिसमें आप देखिए दक्षिण में जिस टाइम गर्मी होती है उत्तर में नहीं होती, उत्तर में होती है दक्षिण में नहीं होती, वहाँ हिंदी बोली जाती है हमारे यहाँ, वहाँ कोई दूसरी भाषा बोली जाती है। तो ये एक ऐसा गुलदस्ता है, इसमें तरह तरह के फूल हैं। ये एक ही रंग से क्यों रंगना चाह रही है बीजेपी इस देश को? भाई अभी चुनाव होना था महाराष्ट्र में और हरियाणा में, तो 2 स्टेट के चुनाव तो साहब एक साथ आपने कराए नहीं। तो आपकी नियति पे शक है कि आप इस देश को जो है धीरे धीरे ऐसी तरफ ले जाना चाह रहे हो कि जहां आदमी को आज जो वोट डालने का अधिकार है ये अधिकार भी छिन जाए उससे, जो है ये ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर देना चाह रहे हैं देश में कि आदमी, अब आप दूसरे एंगल से ये और सोचो आप जो है कि अब एक जगह और चुनाव होने और वहां ये कह रहे हैं कि नहीं उस चुनाव को साहब हम 2 फेज में कराएंगे। आप नगर पालिका का चुनाव एक स्टेट में एक बार में नहीं करा पा रहे और पूरे देश में चुनाव कराओगे, तो आपकी नियति पे शक है साहब जो है। बिल्कुल आप ये मान लीजिए आपकी नियति ऐसी हो रही है कि उस पर शक हो रहा है हमें। नहीं भाई सुमति यादव, कोई मतलब केवल विरोध के लिए विरोध करोगे, मतलब कोई ठोस तर्क नहीं है आप लोगों के पास कि भाई हम क्यों विरोध करेंगे इसका? बोलिए सुमति यादव, कोई ठोस तर्क दीजिए। ये केवल विरोध करने के लिए विरोध है कि भाई ठीक है मैं बीजेपी ऐसा कर देगी, बीजेपी वैसा कर देगी। क्यों कर देगी? वो भी तो इसी देश की पार्टी है ना, उसको भी देश उतना ही प्यारा है जितना आपको प्यारा है। कहने के लिए इलेक्शन तो रसिया में भी हो रहा है, तो ये रसिया पैटर्न पर देश को ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए विरोध है हमारा। हमें कोई इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ये खामखाई में सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं सबको, जो है विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे था। हमारा संविधान क्या कहता है जो है उस पे जाओ ना आप। ये केवल देश को भ्रमित कर रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या कह देते हैं और क्या क्या कह के निकल जाते हैं जो है। ये तो पीछे अपने इतने प्रोग्राम लेके आए तो हर बार ये नया कुछ न कुछ ऐसा प्रोग्राम ले आते हैं, उसमें देश को उलझा दो। ये पहले लाए स्किल इंडिया, फिर ले आए स्टार्टअप इंडिया, फिर ले आए मेक इन इंडिया, फिर ले आए नोटबंदी। तो साहब ये देश के मेन और भी तो बहुत सारे इश्यू हैं देश के, क्यों लोगों का ध्यान भटका रहे हो आप बार बार जो? अब ये ले आई बनने। अच्छा, मतलब आप काम करने को ध्यान भटकाना कहते हैं क्या सुमति यादव? ये तो काम कर रहे हैं बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये काम कर रहे हैं, इसको ध्यान भटकाना कैसे कह सकते हैं भाई आप? लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे, देश को एक नई डिबेट में उलझा देते हैं ये। फिर एक नई डिबेट ले आए, उसमें फिर उलझ जाइए आप जो। ठीक है, संजय श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी बोलिए। नहीं, इन्होंने, यादव जी ने अभी एक अच्छी बात कही, मैं उसको थोड़ा सा उद्धृत कर रहा हूं कि इन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ये बहुत कोई ठोस बात नहीं रख पा रहे हैं पार्टी की तरफ से कि इनकी पार्टी आखिर विरोध क्यों कर रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ पॉलिसी, 1 नेशन 1 जो है वो एम्प्लॉयमेंट, तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी को गिनाना चाहिए था।
उनको लेके आना चाहिए कि भाई आप ये कर रहे हो, इससे पहले ये करो, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आपके एजेंडे में सारी चीजें नहीं है, आप विरोध करने के लिए कोई तार्किक जो मशवरा वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको पहले इस बिल का जो आया है पहले उसका पूरा अध्ययन तो करिए, और चुनाव आयोग की क्या किस तरीके से उसके सामने रखा जाएगा और वो क्या प्रारूप तैयार करता है कि कैसे इसको फेस करेगा, कैसे इसकी चुनौती का सामना करेगा और फिर कैसे वो इलेक्शन कराएगा। तो निश्चित तौर पर ये सब चीजें पहले सामने आने दीजिए, फिर आप उसमें बकिया उधेड़ने का काम तो बाद का है। लेकिन आपके कुछ सुझाव है उसको आप रखिए, सरकार के सामने भी रखिए, लोकसभा में रखिए। आज तो ये होगा भाई जेपीसी में जा रहा। संजय जी, आज तो अमित शाह ने कहा भाई जेपीसी में तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था, तो ये बात बीजेपी की सरकार वैसे इतनी जल्दी मानती नहीं है जेपीसी में, और वो कैबिनेट में ही प्रधानमंत्री जी ने तय कर दिया कि नहीं जेपीसी में जाएगा। तो उन्होंने कहा चर्चा करके सदन का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो, जेपीसी में चर्चा होगी, उसके बाद फिर सदन में चर्चा होगी, तो चर्चा का पूरा मौका वो करें हम दे रहे हैं। हम जब खेमचंद शर्मा के पास जाते हैं, शर्मा जी इसे चुनाव सुधार के रूप में किस तरह देखा जाए, इसमें कौन सी बहुत बढ़िया बात है जो आप इस देश के जो वोटर हैं 100 करोड़ से ऊपर लगभग, उनको क्या बताना चाहते हैं आपकी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं आप ये? शर्मा जी नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। बोलिए। एक नहीं, बहुत सारे फायदे हैं, बस थोड़े के नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े से जी प्रमुख सबसे पहले कॉस्ट कम होगी, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेटर होगा, जो मिसयूज होता है बार-बार इलेक्शन से वो बचेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव और सरकारी ऑफिसर्स जिनका बार-बार डिप्लॉयमेंट होता है, उनके कोर काम से या उनकी कॉम्पिटेंसी से अलग इलेक्शन को मैनेज करने के लिए वो रुकेगा। फिर इसमें बार-बार आचार संहिता लगती है। आचार संहिता का मतलब है कि उस पीरियड में जितने भी सरकारी काम है, नए काम इनिशिएट नहीं होंगे, एग्जिस्टिंग काम की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, प्रॉपर प्रोग्रेस नहीं होगी, वो रुक जाते हैं, उस पर रोक लगेगी। फिर इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि जब ये चीजें रुकेंगी तो सबका फोकस किस में होगा? काम में होगा, विकास में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में होगा, एफिशिएंसी में होगा। और एक और पॉइंट बच जाता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, जो सरकारी स्कूल हैं, जो सरकारी जो टीचर्स हैं, उनको भी इसमें लगाया जाता है। तो जो उस शिक्षा में जो फोकस करना चाहिए, वो शिक्षा में फोकस की बजाय उनको इलेक्शन में लगना पड़ता है। वहां पे समय बचेगा तो बच्चों की एजुकेशन बेटर होगी। ओवरऑल मैं सभी चीजों को यदि कंक्लूड करूं तो जो अभी कैलकुलेशन आई है, 1 से 1.5% जीडीपी बढ़ेगी। 1 से 1.5% जीडीपी का मतलब है करोड़ों की संख्या में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। करोड़ों की संख्या में अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो हमारा देश और तेजी से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेगा। हम जो 5th से 3rd बन रहे हैं, 3rd से 2nd भी हम तेजी से बढ़ेंगे। ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ये आज की डिमांड है, आज की जरूरत है, आज की मांग है, और इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। अभी कुछ लोग कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता पार्लियामेंट में कह रहे थे मुस्लिम विरोधी, उनको तो हर चीज मुस्लिम से लिंक करनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई 4 स्टेट्स में इलेक्शन नहीं करा सकते हैं, पूरा कैसे कराएंगे? नहीं, दलित विरोधी भी कहा, इसको क्यों भूल जा रहे हो? स्टेट्स का भी दलित विरोधी भी कहा उन्होंने, दलित विरोधी कहा, मुस्लिम विरोधी कहा, आम आदमी का विरोधी कहा, संविधान विरोधी कहा, बहुत बातें कही। आप मुस्लिम, आप अपने मतलब का छांट लेते हो, बाकी नहीं बोलते हो। बोलता हूँ, बोलिए। ये मुस्लिम विरोधी, SC/ST विरोधी, OBC विरोधी तो नहीं है, लेकिन ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं उनको जरूर हट कर सकते हैं। कंपनियां तो आपने खत्म कर दी, उनका लाइसेंस तक खत्म कर दिया आपने, क्या बात कर रहे हैं आप? वो सब कंपनियां तो खत्म हो गई हैं, चल रही हैं पॉलिटिक्स के नाम पे। हाँ, उन्हीं की बता रहे हैं, प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल कंपनियों की बात कर रहे हैं जी। उनको कहीं ना कहीं थोड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि जब 5 साल के लिए इलेक्शन होगा तो आप सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे बार बार। अगर आप किसी के अलायंस में आ गए, आप किसी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो सौदेबाजी कौन कर रहा है? शर्मा जी क्या कर रहे हैं? क्या गजब बात करते हैं। इस देश को पता है सौदेबाजी कौन करता है सबसे ज्यादा। कौन गिव एंड टेक का सौदा करता, पूरा देश जानता है। क्या बढ़िया बात कह दी, वाह क्या बात है। मैं ब्रेक पर जाऊंगा शर्मा जी, मुझे ब्रेक पर जाना, फिर मैं ब्रेक से लौटूंगा। इस बीच एक और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, अजय शुक्ला जी, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक हैं। ब्रेक के बाद उनसे तारुफ कराएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव, सियासी तनाव, ये बिल पेश हो गया है। जेपीसी को ये बिल जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई मंत्री जी ने कह दिया है, तो अब अमित शाह जी ने कह दिया तो फिर
वो कह रहे हैं अगर मंत्री जी की मंशा हो तो ये बिल भेज दिया जाए। प्रधानमंत्री जी तो कैबिनेट की बैठक में कह चुके हैं इसको जेपीसी में जाना चाहिए। ये बात इतनी जल्दी गले उतरने वाली है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी जल्दी जेपीसी को मानती नहीं कि कोई चीज़ जेपीसी में जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अगर कह दिया है पहले ही तो सदन में चर्चा के बजाय जेपीसी में चला जाए। इसके पीछे क्या कोई रणनीति है? ये सिंपल तरीके से प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि इस देश में ये इतना महत्वपूर्ण विषय है, एक राष्ट्र एक चुनाव, इस पर एक स्वस्थ और अच्छी बहस हो क्या प्रधानमंत्री की ऐसी मंशा है? और विपक्ष क्यों कह रहा है कि भाई संविधान विरोधी है, वोट देने के अधिकार पर आक्रमण है? ये सब क्या बातें विपक्ष कर रहा है? अजय शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक। अजय जी की तरफ सीधे रुख करेंगे। अजय जी, ये एक तो जेपीसी का मसला, ये कहा गया कि भाई सदन में अमित शाह जी ने कहा कि भाई ये प्रधानमंत्री जी पहले कह चुके हैं जो मंत्री को अगर कोई इतराज़ नहीं हो तो जेपीसी में जाए, वहाँ चर्चा हो, फिर बाहर चर्चा हो। तो अभी समय चर्चा सदन में इसका समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात तो जेपीसी को लेकर होगी, इस पर हम जरा जानना चाहते हैं। दूसरी बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही भारतीय जनता पार्टी के नेता खेमचंद शर्मा ने। उन्होंने कहा कि भाई ये तमाम टीचरों का समय बचेगा, वो इलेक्शन कमीशन की जो सेवा में रहते वो नहीं रहेंगे। और इसका जो लब्बो लबाब उन्होंने बताया कि जीडीपी 1 से 1.5% तक बढ़ जाएगी। अजय जी, जरा ये हम समझना चाहते हैं आपसे कि क्या वाकई जीडीपी बढ़ जाएगी और ये इतना बढ़िया चीज़ है क्या? अब इकोनॉमी के जो गणित बताई है वो तो मेरी समझ से आज तक की किसी उससे उभर के नहीं आती। ये तो उभर के आएगी जब जेपीसी में चर्चा होगी। अच्छा, जेपीसी को लेकर भी मैं दो चीज कह दूं। एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वो होती है जो तमाम तरह की जांच करती है और बहुत अहम होती है, वो एक होती है। एक ये जेपीसी जो है ये एक सीमित दायरे में एक कमेटी होती है, वो करती है। तो दोनों में बड़ा माइन्यूटली अंतर है, इसलिए हमें कई बार समझने में गड़बड़ होता है। अब मैं आता हूं कि ये क्यों भेजी गई। उसकी वजह बिल्कुल साफ है। आपने देखा उसमें वोटिंग हुई। यदि वही भेजना था तो पहले ही उसे भेज देते, जरूरत ही नहीं थी। सदन में इंट्रोड्यूस करके सीधे मार्क कर दी जाती कि पहले वहां जाएगी और उसके बाद आएगी, फिर सदन में चर्चा पे होगी। क्योंकि सदन में तो चर्चा तब भी होनी है, अब भी होनी है। तो अब यहां पर समस्या ये है, ये क्यों भेजी गई? इसके पीछे वजह है, जब वोट पड़े तो 269 वोट मिले इसमें, और भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सरकार बनाने के लिए 272 वोट चाहिए। तो आप इससे समझ सकते हैं यह संदेश बहुत गलत गया कि इसका और अजय जी माफी के साथ में एक जगह एक चीज और ऐड कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद अनुपस्थित रहे वोटिंग में। पहले बार 220 ही सांसद रहे उनके। इसीलिए मैं कह रहा हूं। हाँ, तो यही मैं समझना चाहता था और मैंने अपनी ओपनिंग में इस बात को बहुत प्रमुखता से रखा था। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो 1 टैक्स, 1 रूल, 1 मतलब एक संविधान, एक विधान, एक कोई पता नहीं क्या क्या, एक प्रधान। तो उस स्थिति में उनके सबसे बड़े एजेंडे के समय में खुद उनके 20 सांसद न होना, और दूसरा ये तब जबकि व्हिप जारी है कि आपको उपस्थित रहना है, तो आप इससे समझ लीजिए कि इतनी गंभीरता है। यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है, क्या वो विरोध में है या क्या वो पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर नहीं बोलना चाहते, करना चाहते। क्या ऐसी वजह है और क्या खतरे हैं? तो अब मैं आता हूं पहले कि क्या खतरे हैं, क्या बातें हैं और क्या। हमें याद होगा कि 20 मार्च को हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी जी, और वो जो लोकसभा गठन के साथ में वो शायद 8 तारीख थी, 8 जून या 10 जून जो भी है, उसको जो है पूरा गठन की वो हो गई। अब आप ये सोचिए, इतनी लंबी प्रक्रिया चली, 4 महीने की करीब करीब वो चली,
एक चुनाव के लिए। अब आप यदि कहते हैं सारे चुनाव एक साथ हो, तो पहली बात, यदि आप देखिए लोकसभा का चुनाव आज भी एक ही बार में होता है, विधानसभा का चुनाव जिस राज्य में होता है वो एक ही बार में होता है, और इसी तरीके से तमाम संस्थाओं के एक ही बार में होते हैं। उसकी आचार संहिता उसी राज्य में होती है जिस राज्य में जहां जो इलेक्शन हो रहा होता है। जब लोकसभा का होता है तो पूरे देश में होती है, और जब राज्यसभा का हो रहा होता है तो वो एक सीमित से दायरे की चीजें, वो हर 2 साल में होता है, तो उसका एक प्रक्रिया है, वो तो बदली नहीं जा सकती। अब स्थिति ये है कि आप संविधान में संशोधन करने जा रहे हैं और पूरे राज्यों से लेकर के आपको 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत है क्या? तो संविधान के मूल उसमें आप जा रहे हैं, क्योंकि चुनाव एक उसमें आ रहा है। तो आपके पास में आज जो संकट खड़ा था, वो संकट ये खड़ा था कि आज आपके पास में वो नंबर नहीं था, बहुमत का नंबर भी नहीं रहा एक तरीके से ये कहें जी। इसलिए आज आपको मजबूरन भेजना पड़ा अपनी इज्जत बचाने के। वास्तविकता ये, अब मैं आता हूं ये कितना लॉजिकल है और नहीं है। अब देखिए कि चुनाव निश्चित रूप से मैं भी चाहता हूं एक बार में ही निपटे, कहां संकट बार बार पड़े, लेकिन क्या ये व्यवहारिक हो पाएगा? हुआ है हमारे देश में, जब 1951-52 में पहला चुनाव हुआ, उससे लेकर 67 तक चला है, लेकिन उसके बाद कालांतर में तमाम सरकारें बदली, तमाम में तोड़फोड़ हुई, तमाम दल बदल हुए, सब कुछ हुआ। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि सरकारें इतर हो गई जी। आज की हालात जो शंका जाहिर की जाती है कि जब 4 राज्यों के कराने थे तब आप नहीं करा पाए, आपने इसका जिक्र भी किया, किसी ने कहा था कि एक साथ नहीं हो पाए, और तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो मजबूरियां बताई थी कि क्यों नहीं हम चारों करा पा रहे हैं, कि वहां कहीं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, कहीं धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उस राज्य के, ये है, कई जगह कई तारीखें भी बदली गई चुनाव घोषणा के बाद भी। जी, हरियाणा महाराष्ट्र दोनों में, हरियाणा में भी महाराष्ट्र में। हमारा देश कोई ऐसा नहीं है कि अमेरिका की तरह या इंग्लैंड की तरह एक तरह से ही उसमें हो। हमारा देश विभिन्न तरह की जलवायु से भी है, विभिन्न तरह की स्थितियों से भी है, विभिन्न सारी और चीजें होती, तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें आज प्रासंगिक नहीं हो पाती हैं, और उसकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उतनी मशीनरी की जरूरत जी। क्या उतनी मशीनरी की स्थिति है हमारी? जो चुनाव आयोग ने कहा, मेरे वर्ड नहीं है, चुनाव आयोग ने कहा कि यदि हम वहां करा रहे हैं तो वहां हमें फोर्सेस भेजनी है, फिर उसके बाद वहां भेजने हैं, ऑफिसर्स भेजने हैं, हम कहां से एक साथ लाएंगे? अब ऑब्जर्वर जो बनाए जाते हैं तमाम ऑफिसर्स, वही कमी पड़ जाती है। तमाम अपनी किन्हीं कारणों से, कोई की छुट्टी कटती है, कोई का और कारण होता है, कोई बीमारी होती है, तो इन सब से एक चीज सामने आती है कि इसका मतलब यह है कि एक चुनाव कराना आसान नहीं है। लेकिन चलिए, एक अच्छा प्रयास इन्होंने किया है, भगवान करे हो, मैं भी कहता हूं, लेकिन उसके लिए व्यवहारिक पहले आपको यह विश्वास में लेना पड़ेगा कि क्या आप वो पारदर्शिता ला पाएंगे, आप वो चीजें खड़ी कर पाएंगे, और इस तरीके से कर पाएंगे कि एक निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। क्योंकि आज जब टुकड़े टुकड़े में ही हो रहा है जी, तब तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो चुनाव जनता के लिए होता है, और जनता मुतमईन हो कि चुनाव पूरी तरह से सही है, यह सुनिश्चित करने की पहले गारंटी दी जाए। जी, ठीक बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात अजय जी ने कही। और जो जेपीसी में एक तो दो प्रकार के जेपीसी हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को अजय जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि भाई बहुत बाल के बराबर अंतर है, लेकिन ये वाली जेपीसी जो है जिस पे ये भेजा जा रहा है, वो एक कुछ लोगों का समूह है, वही डिस्कशन हो जाएगा, वो पक्ष विपक्ष के लोग होंगे उसमें, मतलब होल चर्चा ना हो। अब जेपीसी की चर्चा का प्रसारण तो होता नहीं टीवी पर, वो तो टीवी पर जो प्रसारण होगा तो लोकसभा राज्यसभा का होगा।
तो मुझे लगता है वो सीमित दायरे में ला के फिर दोबारा उस पर चर्चा हो या कंसेंट बनाने की कोशिश हो। अच्छी बात है। अजय जी भी सैद्धांतिक रूप से इस बात के समर्थक हैं कि चुनाव एक बार में ही निपट जाए। आज संजय जी भी बात कर रहे थे, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि संजय जी इस बात से सहमत होंगे। जब मैं चर्चा शुरू करने जा रहा था तो मुझे कतई तो संजय जी का तो ये बहुत ज़बरदस्त बदलाव मुझे देखने को आज मिला है कि भाई ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी कुछ बिंदुओं पर सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो लोग सैद्धांतिक रूप से सहमत हो रहे हैं। संजय जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं खेमचंद जी के पास जाऊँगा। जी, मैं बस एक बात कहना चाह रहा था कि मैं अजय जी की सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन चूंकि घर परिवार में कुछ लोग चुनाव आयोग में लंबे समय से कार्यरत हैं और बड़े पदों पर हैं, तो उनसे भी आज मैंने चर्चा की। और ये जो बात हो रही ना कि एक साथ चुनाव नहीं हो सकते हैं या चुनौतियां होती है, चुनौतियां तो हमेशा होती है चुनाव कराने में, लेकिन आप ये बात क्यों भूल जाते हैं कि लोकसभा का चुनाव जब होता है तो वो भी विधानसभा वाइज ही होता है। जो बूथ बनते हैं, जो सेक्टर संजय जी वो चिंता ही नहीं ना, आप तो चुनाव की बात कर रहे हो। चुनाव भी इसलिए हो सकते हैं लोकसभा के। अरे आप चुनाव की कोई बहुत हेर फेर नहीं करनी है, आप सिर्फ विधानसभा के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन और जो राजनीतिक पार्टियां उनकी भागीदारी, और उसी बूथ पर विधानसभा के साथ साथ जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उनके साथ साथ उस विधानसभा का भी चुनाव हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बस ये चुनाव आयोग उसको किस तरीके से अपने समझ चुनौती के रूप में लेता है, अजय जी कैसे उसको मैनेजमेंट करता संजय है। जी, जब फेज वाइज चुनाव होने हैं तो उसमें फेज बढ़ेंगे और फेज के हिसाब से जो डिप्लॉयमेंट होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो सिक्योरिटी वालों का हो, वो सब भी उसी तरीके से मैनेज होगा। और निश्चित तौर पर इसका समर्थन मैंने इसीलिए किया दुर्गेन जी कि इसमें जो चीजें राष्ट्रहित में दिख रही है उसका समर्थन हर आदमी को अपने विरोध के स्तर से ऊपर जाकर नहीं, ठीक बात है, मैं सहमत हूं इस बात से। लेकिन आप सीधे सीधे चुनाव की बात कर रहे हो जो सीधे सरल पारदर्शी तरीके से हो। अजय जी इस चर्चा में सारे बिंदु शामिल करें। बोलिए अजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं खेमचंद जी के पास जाऊंगा। बोलिए अजय जी। दुर्गेन जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए कृपया। हाँ, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि यह शंका इसलिए है क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव होता है, एक हमारी सीट बनी, एक मशीन लगी और उसका वो हो गया उसके साथ। आज चुनाव आयोग हमारा कह रहा है कि यदि हम 20% की, इसलिए ये उसने एफिडेविट में कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हम 20% भी वीवीपैट लगाने की स्थिति में नहीं। अब आप सोचिए, जब विधानसभा का तो उसकी भी वो लगेगी, उसकी भी मशीन अलग से होगी, उसके लिए भी वीवीपैट की जरूरत पड़ेगी। हम अभी नहीं चूंकि पारदर्शी कर पा रहे हैं, तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि हम ये कर रहे हैं तो पहले हम अपनी वो मशीनरी तो सुधार लें। उसका जवाब आज तक नहीं है, इसलिए मैं संशय व्यक्त कर रहा हूं। बाकी मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं है, विपक्षी दलों को भी नहीं है, उनके भी सवालों के जवाब दे दें, वो एग्री है। मुझे लगता है कि ये जो जेपीसी है अजय जी, जेपी से हमको लगता है इसी का इलाज है, वो सवालों का जवाब वो आप देके कराएंगे। मुझे ऐसा लगता है। रजत समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, आपका भी स्वागत। खेमचंद जी की तरफ जाऊंगा। खेमचंद जी, आज चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और बड़े बिंदुओं पर चल रही है, और जो धुर विरोधी जिनको आप कहते हैं, हमारे पत्रकार साथियों की, कोई किसी को आप कांग्रेस में शामिल करा देते हैं, किसी को पता है आम आदमी पार्टी में शामिल करा देते हैं। आज सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी शामिल हूँ आज, मतलब आपके निर्णय के साथ में हूं। सुन लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। तो एक अच्छा काम है, लेकिन शंकाओं का तो जवाब देना होगा। विपक्ष को दुश्मन की तरह देखना नहीं होगा कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम लोगों ने तो वो नेहरू जी ने 4 संशोधन किए थे, इंदिरा जी ने 13 संशोधन किए थे। अरे नेहरू इंदिरा को छोड़ो भाई, आज देखो ना, आप करने जा रहे हो। अगर दुष्परिणाम आएगा तो आपके सामने आएगा। नेहरू जी थोड़ा ठीक करने आएंगे उसको, ठीक है, वो विरासत ढोते रहे नेहरू की, कांग्रेसी। तो शर्मा जी, कुल मिलाकर स्थिति परिस्थिति जो है, ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि यही चुनाव आयोग कहता है कि भाई वहाँ त्यौहार था इसलिए 3 दिन खिसका दिया हमने। ये चुनाव आयोग कहता है कि वहाँ तो साफ मौसम है इसलिए हमने कर दिया। इस बार भयंकर मौसम में लोकसभा का चुनाव हुआ, चुनाव आयोग ने माफ़ी मांगी कि भाई मेरी वजह से बहुत सारी मौतें हुई हैं। तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमको, इसे गाँव में कहते हैं ना कि बात सीधी लेकिन बतकहाव टेढ़ है, तो थोड़ा सा हमें लगता है कि आप लोग बतकहाव सीधा कर लो। शर्मा जी। धन्यवाद।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो सब नहीं है, सबने भड़ास निकाली है। अच्छा, मैंने मतलब बस आप अभी नहीं मान रहे हो? टोका टाकी नहीं की। रसीद भिजवाओ, हम लोग शामिल हो जाते हैं। चलो ठीक है, तभी मानोगे आप। बोलिए। मैंने आपको फिर से बोलने का मौका दिया। मैंने टोका टाकी नहीं की, भड़ास सबने निकाली है। और जो निकाल सकते थे वो भी निकाली, जो नहीं निकालनी चाहिए वो भी निकाली। लेकिन शक और शंका के आधार पे सिस्टम और देश नहीं चलता। हाइपोथेटिकल आप शक और शंका करोगे, आप तो सिस्टम पे ही सवाल उठा रहे हो कि हमारा जो चुनाव आयोग है वो इनएफिशिएंट है। आपने अगर चुनाव आयोग को ही, हमारे चुनावी सिस्टम को ही इनएफिशिएंट बोल दिया, आपने उसको नॉन क्रेडिबल बोल दिया, तो फिर तो आई डोंट थिंक सो कि आप ये कहने लायक भी हैं कि भाई ये वन नेशन वन इलेक्शन सही है या गलत है। आप उस चर्चा में शामिल होने लायक भी नहीं हो। अरे भाई, वो मंदिर थोड़ी है जो उसको छू लिया तो पाप लग जाएगा। चुनाव आयोग है कि शर्मा जी, देखो ऐसी बात कहो जो गले उतरे। कैन आई कंप्लीट? बोलिए 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 कंप्लीट प्लीज? बोलिए बोलिए प्लीज बोलिए। तो डिस्टर्ब मत करिए, आपने पहले भी मेरे को बोलने नहीं दिया, बीच में रोक दिया था। तो जब आप इस तरीके की बातें करेंगे कि भाई ईवीएम ही खराब है, ईसी ही खराब है, जबकि पूरे विश्व ने माना कि हमारा जो इलेक्शन हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है लोकसभा का। इन्होंने भी माना क्योंकि इनकी कुछ सीटें बढ़ गई, इन्होंने भी माना फ्री एंड फेयर हुआ। लेकिन विदेश में गए, सौरभ से मिले, उसके लोगों से मिले, तो कहा नहीं, मजा नहीं आया, हम तो जीत रहे थे, मोदी जी जीत गए। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, आपको लॉजिकल बात करनी पड़ेगी। हमारा ईसी इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर है, आज इनके साथी भी कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, टीएमसी भी कह रही है, और लोग भी कह रहे हैं। आप ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना बंद करो, आप काम करो, जनता के बीच में आओ और फिर बात करो। अब रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, ये पूरा पॉसिबल है। एक्स्ट्रा क्या एफर्ट्स हैं? क्या एफर्ट्स कम हो रहे हैं, ऑप्टिमम यूज हो रहा है, एफिशिएंटली सिस्टम का, रिसोर्सेज का यूज होगा। वही ऑफिसर होगा, वही इंक लगाने वाला होगा, वही स्कूल होगा, वही सिस्टम होगा, सिर्फ मशीन मल्टीपल होंगी। एक लोकसभा की मशीन होगी, एक विधानसभा की मशीन होगी, एक अगर लोकल निकाय का चुनाव हो रहा है तो उसकी मशीन होगी। अब ये कह रहे हैं वीवीपीटी का जो है 20% भी नहीं हो पा रहा है। अरे दैट इज द रैंडम वेरिफिकेशन, वो 100% थोड़ी करना है, 100% की थोड़ी जरूरत है। रैंडम वेरिफिकेशन इतना ही होता है। और जब रिसोर्स मोबिलाइज होंगे तो एडिशनल रिसोर्सेज भी खरीदे जाएंगे, एडिशनल आपकी मशीन भी आएंगी, तो वो चीज भी टेक केयर की जाएगी। फिर अभी भी हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक फेस में होगा पूरे देश का इलेक्शन, हम कह रहे हैं वन टाइम में होगा, ओवर द टाइम होगा। वो चाहे 8 महीने तक कराएं, लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, ठीक ओवर द टाइम होगा, बट वन टाइम होगा। ठीक बात, वन टाइम होगा। तो ये ऐसा नहीं होगा कि बार बार इलेक्शन से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी थिंक शॉर्ट, इमीडिएट बेनिफिट। मोस्टली पॉलिटिकल पार्टी दे ड्रॉप और पुट दी थिंग्स ऑन साइड जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट की होती है। कुछ ही लोग जिनकी विल पावर स्ट्रांग है, लीडरशिप स्ट्रांग है, पार्टी स्ट्रांग है, वही लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाते, बाकी के लोग नहीं लेते, जो हमारे देश को नुकसान कर रहा है। हमारे देश को अगर हम 3 साल में विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूं, तो वो इस तरीके की पॉलिसी से हम 30 साल में भी नहीं बना पाएंगे। क्यों 65 साल में कांग्रेस वो नहीं कर पाई जो मोदी जी ने 10-11 साल में करके दिखा दिया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, रेलवे हो, कोई भी सेक्टर हो, क्योंकि उनकी नीति, नियत और नेतृत्व तीनों ही इस तरीके से कमिटेड है कि भाई मैं झुकूंगा नहीं, मेरे को काम करना है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए काम करना है, 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम करना है। तो ये जो ओवरऑल जो सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, अब सिस्टम में खामियां बताएं। हाँ, मैं मानता हूं कि आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट करी तो क्या होगा, उसका दिया ना प्रोविजन। आज भी राज्यसभा में कोई मेंबर इस्तीफा दे देता है तो फॉर रिमेनिंग पीरियड उसका इलेक्शन होता है, ऐसे वहां भी होगा, रिमेनिंग पीरियड सरकार चुनी जाएगी। फिर जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब मतलब वन नेशन जब सबका चुनाव होगा तो सबका भी हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, ठीक है, तो और ठीक है। मैं समाजवादी पार्टी के नेता से पूछता हूं, बताओ भाई रजत क्या दिक्कत है? शर्मा जी कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो कुछ ही नहीं, आप लोगों की नियत नहीं सही है, बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेन जी चर्चा में शामिल करने के लिए। जी देखिए, ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं, ये मीठी गोली होती ना होम्योपैथी की दवा में,
वही वाली मीठी मीठी गोलियां दे रहे हैं भारतीय जनता रजत पार्टी। भाई, आपको होम्योपैथी से नफरत है क्या? आप ये एलोपैथी मनसा को पसंद अब नहीं लीजिए, चुनाव- अब इस होम्योपैथी भी चुनाव- राष्ट्रवाद है। अरे भाई बोलने तो दो उनको, अभी शुरू किया उन्होंने, बोलो। चाहे होम्योपैथी से अपने ये देसी मीठी जीवन गोलियां की देना नफरत बंद है। करिए हेमचंद जी, ये मीठी गोलियां देना बंद कर दिए। देखिए जो हिंदुस्तान के अंदर सरकार चल रही है वो उसकी मनसा जो है, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्या करना चाह रहे हैं, ये सब जनता अच्छे से समझ रही है। आपकी ये मनसा बताइए, खराब है। आपके अरे नेता वही तो जानना चाह रहे हैं। मुस्लिम देखिए लोग हैं। रजत आप लोग तर्क नहीं दे पा रहे हो। शर्मा जी ठोस तर्क दे रहे हैं कि जीडीपी बढ़ जाएगी, भले बढ़े ना, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि बढ़ जाएगी। आप लोग कोई तर्क ही नहीं दे पा रहे हो, बोलो। सबसे पहले संविधान की पट्टियां जलाने वाली पार्टी, मुस्लिम का सबसे विरोध पहले करते हैं। संविधान की पार्टियां जलाने वाली पार्टी आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। आप नहीं, 10 नहीं, सीटों हमने पे नहीं उपचुनाव जलाई। एक साथ, आप 10 सीटों उपचुनाव आप एक साथ करा नहीं पाए। आप 4 राज्यों का चुनाव एक साथ करा नहीं पाए। आप क्यों वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे जबरदस्ती पड़े? आपकी मनसा में देखिए खोट है। आप जबरदस्ती हिंदुस्तान पे नकारात्मक लीडरशिप, आप विचार, अंग्रेजों की नकारात्मक मानसिकता पार्टी। से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आप अंग्रेजों की मानसिक, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, थोड़ी देर चुप हो जाइए, सुनना सीखिए, जबरदस्ती करना नहीं सीखिए। यही जबरदस्ती आपके नेता कर रहे हैं हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठ करके, इसीलिए लोकसभा में जो है जवाब मिला है। नाराज और मत हो उसी का यार रजत, परिणाम है नाराज कि मत हो, नाराज आज मत हो, लोकसभा बोलो में भाई, बोलो। वन नेशन वन इलेक्शन जो है धड़ाम हो गया है। वहां पे जो है आपको बहुमत नहीं मिला है, आपकी इसी जबरदस्ती की वजह से। तो वही जबरदस्ती आप जो है रजत जी कहाँ रहते लगातार हो? करते कौन चले आ सी रहे हैं। दुनिया में रहते है ना? हो? देखिए विश्वास के आपकी मनसा, 198 देखिए, नंबर और आज 269 आप पर जो आप कह रहे आप वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे कहाँ आपकी भाई रहते हो क्या भैया? मनसा है? आप क्यों वन नेशन वन इलेक्शन करना चाह रहे हैं? क्योंकि हम देश को चाहते हैं कि आप बनाना चाहते हैं। हम अरे देश तो के देश रिसोर्सेज विकसित का और वन नेशन, ऑप्टिमाइजेशन आप चाहते इलेक्शन से हैं। बन जाएगा। हम आप मिसयूज स्कूल बनाइए, हम मिसयूज आप रोकना स्कूल चाह रहे बनाइए, हैं। हम डेवलपमेंट लेना चाह रहे बोलने हैं। दीजिए शर्मा जी, बोलने दीजिए, आपने शर्मा जी प्राइमरी बोलने स्कूल बंद दीजिए, कर दिए। बोलने आप जो है आप क्या छात्रों के बातें ऊपर कर रहे लाठियां हो? चला रहे हो, आप किसानों के ऊपर स्टिक लाठियां तो हो चला रहे हो। जाओ आप एक विकसित पॉइंट राष्ट्र पे। बनाओगे, आप आप एक विकसित पॉइंट राष्ट्र पे बनाओगे। स्टिक तो हो जाओ। अब आप पहुंच नहीं, जाओगे कि कैसे भाई स्टिक हो जाए? हमारे अखिलेश जी नहीं को भाई सीएम नहीं साहब, बनने दे रहे हो, नहीं, हमें मुसलमानों की बात नहीं करने दे रहे हो। आप जबरदस्ती कुर्सी पे चिपकना चाह रहे नाचना गाना हैं। ना आप आने देने जबरदस्ती वाला कुर्सी हाल पे है चिपकना आपका। चाह रहे हैं, इसलिए आप इसलिए बात आप वन रजत नेशन रजत आप चुप हो जाओ जरा, शर्मा जी को बोलने दो। आप पहुंच गए। रजत ऐसा लोग डिबेट नहीं आपके चलेगी, जरिए बीच में नहीं, बीच में नहीं, पहुंच गए। बिल्कुल नहीं, किसानों को पहुंच गए, बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान रजत, आप पहुंच जाओगे। इसी को तो कहते हैं। रजत आप रुक जाइए, शर्मा जी को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। रजत रुकिए, रजत रुकिए, ऐसा डिबेट नहीं चलेगी। ये कोई वो बाजार वाला थोड़ी लगा है। बोलिए शर्मा जी, आप बोल लीजिए पहले, फिर ये बोलेंगे, जवाब देंगे। बोलिए शर्मा जी। दुर्गेन जी, आपने मुझे समय दिया था, इसलिए मैं बोला, मैं बीच में नहीं बोला। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं इनको फिर समय दे दे रहा हूँ। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बट पॉइंट पे तो स्टिक रहिए। आपके नेता ने पार्लियामेंट में ही बिल्कुल डाइवर्ट ही कर दिया कि मुसलमान विरोधी है। आप कह रहे हैं किसान आंदोलन हो रहा है इसलिए इसको रोक देना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि पहले किसान आंदोलन को सही करिए, फिर वन नेशन वन इलेक्शन लाइए। आप मुद्दे पे तो बात करिए। फिर आप कहते हैं कि संविधान को आप मानते हैं, लेकिन संविधान को आप, इंटरनल डेमोक्रेसी को आप अपनी पार्टी में इंप्लीमेंट नहीं करते। मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप टॉपिक पे आइए, इसके नुकसान बताइए। इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी की कहां आ गई वहां पे? देख रहा है आपको, ये देश की हो रही। शर्मा जी आप उनको बोलने दीजिए, ठीक है, बोलिए, बोलिए रजत, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए दुर्गेन जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन की आखिर इस समय मतलब आप एक चीज के पीछे पड़ के रह गए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की क्या जरूरत पड़ रही है? मुझे आपकी मनसा पे देखिए, जो आपकी मनसा है, मुझे उस पर पूरा संदेह है। और ऐसी जो है आप जिस मनसा से करना चाह रहे हैं, और वो मनसा सिर्फ एक है कि आप कुर्सी पे काबिज हो जाएं, और आप इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रहे। आपको कुर्सी से इतना ज्यादा मोह हो गया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है रजत? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? इससे कोई देश का भला नहीं होने वाला है। इससे कोई देश का भला नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी देश की पार्टी है। शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजगार से, इन जिन चीजों से है, उस पे तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पे कोई सुधार कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी देश की पार्टी, वो क्यों देश विरोधी काम करेंगे? कोई तर्क तो दीजिए ना। जब हम वक्त बोर्ड पे बात कर रहे थे तो भी कह रहे थे कि सिर्फ वक्त ही रह गया, एक ही टॉपिक रह गया है। जब हम वन नेशन वन इलेक्शन पे बात कर रहे हैं तो भी एक टॉपिक रह गया है। जब हम ट्रिपल तलाक पे बात कर रहे थे तब भी एक बात रह गई है। हटा रहे थे तो भी एक बात रह गई है। भगवान राम का मंदिर बन रहा था तो भी एक ही बात रह गई है। घर घर में टॉयलेट बना रहे हैं तो भी एक ही बात रह गई है। हम वैक्सीन लगा रहे हैं तो भी एक ही बात रह गई है। हम तो एक एक करके सैकड़ों काम करते जा रहे हैं। आप अटके रहो, आप अटके रहो।
और आप राहुल ही बोल गांधी लीजिए के साथ शर्मा जी, आप ही बच्चे बोल लीजिए, चलिए आप ही बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। मेरे मित्र, मैं तो अनुरोध किया, टॉपिक पे बोलिए, मैं नहीं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपको आंसर नहीं, दूंगा। आप मेरे को नहीं, मैं प्रॉब्लम टॉपिक पे बताइए, ही बोल रहा हूँ, मैं क्या है बिल्कुल प्रॉब्लम, टॉपिक पे ही बोल रहा क्या हूँ, प्रॉब्लम है? आप मैं 5 प्रॉब्लम टॉपिक पे ही बोल बताइए, रहा हूँ, क्योंकि आप मुझे 5 मुझे प्रॉब्लम मुझे बताइए, आप 5 प्रॉब्लम बताइए, क्या मैं आपको प्रॉब्लम? उत्तर देता हूँ, क्या प्रॉब्लम 5 प्रॉब्लम? अरे मैं कहूंगा आप अपने 5 काम बता दीजिए कि आपने अब तक हिंदुस्तान के लिए मैं 5 काम 50 क्या कर काम दिए। बता देता हूँ आपको, मैंने भी ठीक गिना है, है। अब दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए, मेरे पास वक्त नहीं। ठीक है, आप इसी मंच पे, आप लोग अपना अपना इसी समय मंच बोल पे आप चुके हैं। 5 ठीक है, काम, ठीक है, खेमचंद शर्मा और रजत, आप दोनों शांत हो जाइए। एक टिप्पणी सुमति यादव की। सुमति यादव, अब तक की जो चर्चा में निकल कर आया कि विपक्ष खामखा अड़ंगा लगा रहा है, ये काम बहुत अच्छा है। सैद्धांतिक रूप से हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं, वो भी इस बात से सहमत है कि नहीं, 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर देश के प्रमुख राजनीतिक दलों को कोई दिक्कत है तो अपनी बात वो रखें। सुमति यादव, गांव में प्रधानी का इलेक्शन होता है तो उसमें अलग मुद्दे होते हैं, जिला पंचायत का इलेक्शन होता है उसमें अलग मुद्दे होते हैं, ऐसे ही विधानसभा का होता है तो अलग मुद्दे होते हैं, लोकसभा का होता है तो अलग मुद्दे होते हैं। कि बीजेपी ऐसा माहौल बनाना चाह रही है देश में कि जो हम कह दें वही सही है। अब आप इसको ऐसे देखें कि यदि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव नहीं होता तो जो ये कानून लेके आए थे, कृषि कानून, क्या वो वापस होते? 2024 का लोकसभा इलेक्शन होता है, उससे कुछ टाइम पहले ही ये जनता को थोड़ी सी राहत देने के लिए डीजल पेट्रोल के पैसे देते हैं। तो हमारी चिंता नहीं, बिल्कुल हमें ये लग रहा है कि ये बीजेपी बिल्कुल निरंकुश होने के इस पर एक देश एक इलेक्शन। ठीक है, ओके। अरे भाई संजय जी, कांग्रेस की ये आशंका है, आप सहमत हैं इससे? ऐसा हो सकता है क्या? मुझसे पूछ रहे हैं दुर्गेन जी? हाँ संजय जी, इसमें कितना दम है इनकी आशंका में? नहीं, मैं तो इतनी देर की डिबेट में सिर्फ एक लाइन का एक निष्कर्ष निकाल रहा था कि आखिर विपक्ष ये क्यों सोचता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने से भारतीय जनता पार्टी को ही पूरा फायदा हो जाएगा। पूरे देश की विधानसभाओं में, पूरे देश की लोकसभा की सारी सीटें उन्हीं की झोली में आएंगी क्या विपक्ष वाले इस चुनाव को नहीं लड़ना चाहते हैं? वो जैसे अब तक आए हैं, कई राज्यों के जो चुनाव होते रहे, एक राज्य में बीजेपी जीत रही, दूसरे में दूसरी पार्टी जीत रही है, तो जो अभी से ये हो रहा है, तो जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर उसमें थोड़े केंद्रीय जो मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, उन पर चुनाव होगा, उन पर वो फोकस हो सकता है, ये मैं मान सकता हूं जी। लेकिन जब विधानसभा के लिए बटन दबाने जाएगा तो अपने क्षेत्र के लिए, अपनी विधानसभा के लिए और अपने राज्य के उस इश्यूज पर भी फोकस करेगा। और मतदाता इतना बेवकूफ तो है नहीं, जब अभी से है कि राज्य में वो दूसरा मतदान कर रहा है, केंद्र के लिए दूसरा मतदान कर रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सारे इश्यूज उस समय भी होंगे। तो क्या उस समय कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, जेएमएम को या आरएलडी को, इन सबको वोट नहीं पड़ेंगे? तो ये इससे इतर हटके वही मैंने कहा कि चुनाव हो सकता या फिर ऐसा है का... कि ये पार्टियां बिल्कुल बीजेपी के सामने सरेंडर कर चुकी हैं, हार मान चुकी हैं, या तो फिर ये है? बिल्कुल। अजय जी, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। देखिए, मेरा मानना है कि मैंने जैसे पहले कहा था, जो यदि वास्तव में देखिएगा जिन बातों पे आपत्ति है, वो आपत्तियां इसी बात पे है कि अभी जो पूर्ण पारदर्शी ढंग से चुनाव हो सके, इसके लिए अभी कोई खाका इस चुनाव की जो 1 नेशन 1 इलेक्शन का अभी तक आया है उसमें कहीं नहीं सामने आया। जब कोई बिल लाया जाता है उसके पहले उस बिल की कॉपी सर्व की जाती है सदस्यों को, और यहां वह भी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। तो स्वाभाविक सी बात है, तमाम दिक्कतें हैं, आप इतना छुपा के क्यों ला रहे हैं, और इसमें क्या क्या प्रोविजंस है उस पर चर्चा के पहले आप हमें चर्चा के लिए कागज देंगे, हम पढ़ेंगे नहीं तो हम उस पर चर्चा क्या करेंगे? ये एक सबसे बड़ी आपत्ति है। दूसरी, मैंने जैसे कहा, चुनाव आयोग ने जो एफिडेविट्स दिए हैं, मैं उसी आधार पे कह रहा था, उन शंकाओं का तो समाधान पहले कर दीजिए। जब आप अभी इतना बिखरा हुआ है तब नहीं कर पा रहे हैं, तब तो स्वाभाविक सी बात है, ये 2 मशीन लगेंगी तो 2 मशीनों की निगरानी के लिए 2 आदमी लगेंगे, एक आदमी से नहीं हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको पुलिस फोर्स या और दूसरी फोर्सेस का वो करना पड़ेगा। आप देखिए, ग्राम प्रधानी के चुनाव में ज्यादा मर्डर हो जाते हैं बनस्पत विधायकी के चुनाव, तो उस तरह के लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि लोकलाइट जितना होगा उतना ही ज्यादा है। तो ये बहुत सारे विषय हैं, एक नहीं है, आपत्तियों के कारण मौजूद है। और
रही बात, एक बात मुझे बड़ी हंसी आ रही है, खेमचंद शर्मा कह रहे थे कि उस पर क्यों जवाब दें, क्यों नहीं जवाब देंगे भाई? तो आपकी बातों पे आ रही है, आप लॉजिकल बातें कर रहे हैं। के सवाल का जवाब जेपीसी में जा चुका है तो चर्चा होगी, पर चर्चा शर्मा जी चुनाव से करते हैं ही सवाल करेगा, मतदाता ही मालिक है, तो उसका पूरा इसलिए इसके सवालों का जवाब देना ही होगा। धन्यवाद, धन्यवाद अजय जी, धन्यवाद खेमचंद शर्मा, सुमति यादव, संजय श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। रजत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, समझा और सुना। दर्शकों, ये आपके हित में है वन नेशन वन इलेक्शन या नहीं है, ये तो आपको तय करना है। लेकिन जो शंकाएं हैं, विद्वान लोग जो जानते हैं, लोकसभा विधानसभा की रिपोर्टिंग करते रहे हैं, या जो लोग राजनीति में हैं वो जिसको इसके फायदे नुकसान जानते हैं, वो अपने अपने तरीके से रखेंगे। आपको भी समझना चाहिए कि इसके फायदे और नुकसान हैं क्या। नमस्कार।